हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई हो सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए लेके आ गए फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 143। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आपको डेफिनेटली उसे देख लेना चाहिए। उसमें अनाउंस करे गए थे स्टीम कंपटीशन के रूल्स और कंपटीशन में कुछ शॉकिंग चेंजेस हुए थे। बाय द वे, अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, जैसे फ्यूचर में आने वाला ऑसम कंटेंट आपके पास लगातार पहुंचे। चलो जरा जान लेते हैं कि पिछले पार्ट में क्या हुआ था। बेसिकली पिछला एपिसोड टीम कंपटीशन के रूल्स के ऊपर फोकस करता है और टीम कंपटीशन की लोकेशन एक बड़ा सा स्क्वायर एरिया होता है जिसके सेंटर पे एक बड़ी सी स्टेज बनी हुई थी। इसमें एक तरफ खड़े होते ह्यूमन हॉल के डिसेबल्स और दूसरी तरफ अर्थ पैलेस के। बात बस ऐसी होती है कि हेवली पैलेस ने अपने डिसेबल्स को इस टीम कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। हमें उसका रीजन भी मालूम पड़ता है। अगर आप उसे जानना चाहते हो देख सकते हो पिछले एपिसोड को। फाइनली एल्डर चिंगलोंग, जो कि हेवली पैलेस के डेप्यूटी चीफ होते हैं, वो अनाउंसमेंट करना शुरू कर देते हैं। इस अनाउंसमेंट में जो शॉकिंग चीज थी वो ये होती है कि लिटिल ली को इस टीम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता। फैंक्शन पवेलियन के ऐसा करने के दो रीजन होते हैं। पहला कारण था लिटिल ली की स्ट्रेंथ, जो कि 7 स्टार दोदी के पीक पे पहुंच चुकी होती है। वहीं पे दूसरा रीजन था लिंगजुआन को लिटिल ली की जगह पे जियान की टीम में इंक्लूड करना। फाइनली चिंगलोंग सभी से कहते हैं कि अपनी 5-5 की टीम बनाओ और उन टीम्स को रजिस्टर करके टीम का टोकन लेना होगा। इसी के साथ अनाउंसमेंट खत्म हो जाती है। चलो हम आगे का एपिसोड यहीं से शुरू करते हैं। इस अनाउंसमेंट के खत्म होते ही दोनों ह्यूमन और अर्थ हॉल के डिसेबल्स अपनी टीम्स को फॉर्म करने लगे थे। इन सभी का गोल होता है बड़े से बड़ा एडवांटेज हासिल करना। एक बात साफ थी कि भले इंडिविजुअल स्ट्रेंथ काफी अहम रोल अदा करती हो, लेकिन पूरी टीम का कोऑपरेट करना ये टॉप पोजीशन को सिक्योर करने के लिए जरूरी है। जियान को आज का बर्निंग एसेंस पवेलियन सबसे ज्यादा लाइवली लग रहा था। स्क्वायर के ऊपर मौजूद सभी चेहरों पे एक्साइटमेंट देखी जा सकती है। जियान भी काफी जल्दी रजिस्ट्रेशन एरिया तक पहुंचता है क्योंकि उसकी टीम तो पहले डिसाइड हो चुकी थी, लेकिन लगता है उसने इस कंपटीशन की स्किल को हल्के में ले लिया था। शुरुआत में जियान को लग रहा था कि रजिस्ट्रेशन काफी आसानी से हो जाएगा, लेकिन सरप्राइजिंगली जब तक वहां तक पहुंचा होता है तो डिसेबल्स उस जगह को भर चुके थे। जियान के सामने होती एक लंबी सी लाइन, इसमें कम से कम 1000 लोग होंगे। ऐसे सीन को देख के जियान बस अपने सिर को हिला सकता था। ये 5 लोग उस लाइन के एंड पे जाते हैं। अभी लिंगजुआन, जो कि पीछे चल रही होती है, उसके चेहरे पे लॉस्ट एक्सप्रेशन था। ऐसा लगता है वो किसी चीज के बारे में गहराई से सोच रही हो। तभी अर्थ हॉल का एक डिसेबल बोलता है, हे क्या तुमने वो सुना? उसका साथी बोलता है, क्या सुना? इसका रिप्लाई करता है पहला वाला। वो कहते हैं हेवली प्रेस के सारे सीनियर ब्रदर्स इस टीम कंपटीशन से विड्रॉ कर चुके हैं। इस वजह से हमारे अर्थ हॉल के 2nd से लेके 5th सीनियर ब्रदर्स ने अपनी एक टीम फॉर्म कर ली है। हम उसे टीम कंपटीशन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कह सकते हैं। अब क्योंकि हेवली पैलेस इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, मुझे लगता है हमारे अर्थ हॉल को इस टीम कंपटीशन में जीतने से कोई रोक नहीं सकता। ऑफ कोर्स इन दोनों की बातों को और लोग भी सुन रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है, लेकिन उस 5वें व्यक्ति के बारे में क्या इस टीम में बस 4 ही मेंबर्स होने वाले हैं? इसका रिप्लाई करता है वो डिसेबल। वो कहता है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उन चारों की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ की वजह से उन्हें 5वें की जरूरत नहीं होगी। तभी इस टीम का लीडर पूछता है, क्या तुम्हें इस कंपटीशन के रूल्स के बारे में पता है? वो पहला डिसेबल कहता है, रूल्स? क्या हम उन्हें टीम कार्ड्स में रिसीव नहीं करने वाले? अब तक इस बातचीत ने आसपास के कई डिसेबल्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। ज्यादातर लोग को कंपटीशन के स्पेसिफिक्स के बारे में पता नहीं होता, इस वजह से इंस्टिंक्टिवली वो इनकी बातें सुनते हैं। वो लीडर कहता है, इस बार इस टीम कंपटीशन में 3 तरीके के टीम कार्ड्स होंगे। ये हैं ब्लू, येलो और रेड। नीले कार्ड में सबसे सिंपल टास्क होते हैं जिसमें हमें चीजों को या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना होता है। इस टीम कार्ड का रिस्क फैक्टर भी इतना ज्यादा नहीं होता और इस कार्ड को वही चूज करते हैं जिनकी ओवरऑल टीम स्ट्रेंथ होती है 5 स्टार 2 एम्पर लेवल पे। वही पे येलो कार्ड्स मिड लेवल के कार्ड्स होते हैं और इस कार्ड में मीडियम लेवल के डेंजर्स भी शामिल होते हैं जिसमें हमें कुछ स्पेसिफिक जगहों से कुछ जरूरी चीजों को लाना होता है। मैंने सुना है इनमें से कई मिशंस बहुत चैलेंजिंग भी रहे हैं। तभी कोई पूछते हैं, और रेड कार्ड्स के बारे में क्या? ये सुन के वो लीडर अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है, रेड कार्ड्स एक मिस्ट्री है। इन्हें एक्सेप्ट करने वालों में से किसी ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। कोई भी इनकी डिटेल्स को नहीं जानता है। वो आगे बोलते हैं, हमारी टीम इस बार येलो कार्ड को चूज करने वाली है क्योंकि ये चुनौती हमारी पहुंच के अंदर है। इसी लाइन में पीछे लगा जियान पीछे मुड़ के लिंगजुआन से पूछता है, लिंगजुआन क्या तुम्हें इस टीम कंपटीशन की और भी चीजों के बारे में पता है? लिंगजुआन तुरंत ही स्माइल के साथ अपने दोनों हाथों क्रॉस कर लेती है। वो कहती, ओ क्या अब तुम मेरी मदद मांगना चाहते हो? लेकिन अफसोस की बात है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। अगर तुम भीख भी मांगते हो मैं तब भी नहीं तुम्हारी हेल्प करूंगी। इस लड़की की ऐसी एंटिक्स को देख के जियान को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो कहता है, ये कैसा
टीममेट है। तभी बगल में खड़ी म्यूइंग कहती है, मुझे लगता है इस कंपटीशन में कई स्टेजेस होंगी और लगता है हम टीम कार्ड को रिसीव करने के बाद ही नई इन्फॉर्मेशन को जान पाएंगे। म्यूइंग की आवाज को सुन के लिंगजॉन का ध्यान उसकी तरफ चला गया था। तुरंत ही हम उसकी आंखों को एनवी से भरते हुए देखते हैं। भले ही वो अपने आप को काफी ज्यादा ब्यूटीफुल समझती हो, लेकिन म्यूइंग की एलिगेंस और इथीरियल डिमीनर के सामने लिंगजॉन भी फीकी पड़ जाती थी। क्योंकि अगर लिंगजॉन एक डेलिकेट फ्लावर थी तो म्यूइंग एक रेयर स्नो लोटस होता है जो कि दूर दूर तक पाया नहीं जाता। अपने सामने इतने बड़े क्राउड को देख के म्यूफंग एकदम फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। वो कहता है ये लाइन एकदम एंडलेस है, इस तरीके से तो हम कभी रजिस्टर ही नहीं कर पाएंगे। ये सुन के बाकी के लोग भी नोट करते हैं, लेकिन वो म्यूफंग की तरह और कुछ नहीं बोलते। आफ्टर ऑल लाइन को तोड़ना सिर्फ रूड ही नहीं है, बल्कि हो सकता है कि सेक्टर ने टीम कंपटीशन से बाहर निकाल दे। ये देख के लिंगजॉन की आंखें एकदम डिटर्मिनेशन से भर जाती हैं। वो एक आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहती है, मेरे पास एक समाधान है। ये सुन के जियान फिर से पीछे मुड़ गया था। जियान की आंखों में सवाल को देख के लिंगजॉन एक स्माइल के साथ बोलती है, ठीक है मेरे पीछे आओ। वो सीधा लाइन को तोड़ के आगे जाने लगती है। म्यूफंग को भरोसा नहीं होता कि लड़की क्या कर रही है। वो बोलता है कि सच में लाइन तोड़ना चाहती है, ये किसी सुसाइड से कम नहीं है। हाउएवर जियान जो कि लिंगजॉन को ऑब्जर्व कर रहा था, वो कुछ अलग नोटिस करता है। वो देखता है कि जैसे जैसे लिंगजॉन आगे बढ़ रही है उसके लिए रास्ता बनाया जा रहा है और सरप्राइजिंगली सारे डिसेबल्स उसकी तरफ बाव कर रहे हैं। जियान भी आगे की तरफ इशारा करके बोलता है चलो उसे फॉलो करते हैं। तभी ने सुनाई देती है एक आवाज। वो आवाज कहती है, रुको, तुम आखिर लाइन को ऐसे तोड़ नहीं सकते हो। लगता है इस बंदे ने ये बात गलती से बोल दी थी, क्योंकि जैसे लिंगजॉन पीछे मुड़ के उसे घूर के बोलती है, ये क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? उस व्यक्ति के हाव खराब हो जाते हैं। वो तुरंत ही हड़बड़ाते हुए बोलता है, ओह तो ये सीनियर सिस्टर लिंगजॉन है, मुझे पता नहीं था कि ये आप हो। वो बंदा तुरंत ही दोनों हाथों से आगे की तरफ इशारा करता है। लिंगजॉन अपनी टीम को लेके एक स्माइल के साथ आगे बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स इन सभी को पता नहीं होता है कि इन सभी के एक्शंस एक लकड़ी से बने घर के अंदर से देखे जा रहे हैं। एल्डर जू और अर्थ हॉल के पैलेस मास्टर इस पूरे सीन को एक क्रिस्टल में देख रहे थे। ऐसे सीन को देख के जुला हंसने लगे थे। वो अर्थ पैलेस के पैलेस मास्टर से बोलते हैं, देखो तुमने अपनी बेटी को किस तरीके से बड़ा किया है। ये बात अर्थ पैलेस के पैलेस मास्टर की थोड़ी सी एम्बेरेसिंग थी। वो कोल्ड स्नॉट करके बोलते, हम इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। भले ही वंदर से चाहे कितने भी खुश हो कि उनकी बेटी की रिस्पेक्ट कितने लोग कर रहे हैं, लेकिन तब भी अपने नियमों को तोड़ना नहीं चाहते थे। कुछ समय के बाद एल्डर जू की आवाज सीरियस हो जाती है। वो कहते हैं, चलो ये सब हंसी की बात है, लेकिन हमें इस कंपटीशन के लिए अच्छे से तैयार होना होगा। इतने सारे डिसाइपल्स के पार्टिसिपेट करने की वजह से हम किसी भी घुसपैठिए को इस कंपटीशन में इंटरफेयर नहीं करने दे सकते। इसके जवाब में अर्थ पैलेस के पैलेस मास्टर ने नोट किया था। वो कहते, लेट्स गो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि लिंगजॉन इस एक्सपीरियंस के बाद कितना ग्रो होने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ दोनों के फिगर्स इस कमरे से गायब हो जाते हैं। बस पीछे रह जाती है जलती हुई वो क्रिस्टल बॉल। सीन शिफ्ट हुआ था। हमें देखा जाता है जियान का ग्रुप जो कि एंट्रेंस के सामने खड़ा होता है। एक सीनियर डिसाइपल जो कि गार्ड के रूप में काम कर रहा होता है, वो जियान के ग्रुप से कहता है, ठीक है तुम लोग आगे जा सकते हो। इस गार्ड की प्रेजेंस को सेंस करके जियान अपनी भौं से कोड़ लेता है। भले ही उसकी स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा दोदी की लेट स्टेज पे पहुंच चुकी हो, वो तभी पता नहीं लगा पा रहा था कि गार्ड कितना पावरफुल है। लेकिन इसके बारे में और ज्यादा न सोचते हुए वो अपनी टीम को आगे बढ़ने का इशारा करता है। क्योंकि लिंगजॉन की तरह इनका आगे बढ़ना काफी स्मूथ था, ये आगे तक पहुंचने में ज्यादा डिले नहीं होते। एक क्रिक की आवाज के साथ हॉल का दरवाजा खुलता है। जियान का ग्रुप जैसे इसमें एंटर हुआ था, ऐसा लगता है पीछे से सारा शोर खत्म हो गया हो। इन्हें सामने दिखाई देता है एक मिडिल एज मैन जिसने अपने हाथ में पेंट ब्रश ले रखा था। इस व्यक्ति के शरीर में से एक वाइटलिटी से भरा ऑरा रेडिएट हो रहा होता है और वो इन्हें काफी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। वो फाइनली सभी को आगे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, जूनियर ब्रदर्स इधर आ जाओ। ग्रुप में सभी लोग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। फिर वो रिस्पेक्टफुल तरीके से आगे बढ़ गए थे। अपने पेंट ब्रश को सफेद कागज के ऊपर करके वो व्यक्ति बोलता है, ठीक है अपनी एफिलिएशन, अपना नाम और अपनी स्ट्रेंथ बताओ जिससे रजिस्ट्रेशन किया जा सके। उसकी आंखें पहुंची थी जियान के ऊपर और उसकी आंखों में हल्की सी लाइट फ्लैश होती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वो जियान की ओर फोकस करता है ऐसा लगता है उसकी सेंसेस लॉक कर दी गई हो। वो मन ही मन में कहता है, ये लड़का इसके बारे में कुछ अनयूजुअल है। तभी सबसे पहले आगे बढ़ती है ग्रीन फ्रूट। वो कहती है मैं शुरू करती हूँ। ऑफ कोर्स बाकियों को उसकी कोई जल्दी नहीं थी। लिंगजॉन जो ही ग्रीन फ्रूट को ऑब्जर्व कर रही होती है वो वॉइस रिकॉर्ड के बोलती है, इसका ऑरा ये पिक्यूलियर है। मैं इस लड़की के शरीर में से मेडुसा क्लैन की वेनमस दुखी को फील कर पा रही हूँ। जब वो ग्रीन फ्रूट को और भी गहरी नजरों से देखती है, वो फील करती है ग्रीन फ्रूट की स्ट्रेंथ 5 स्टार दोदी की अर्ली स्टेज पे होगी। खैर पॉइंट ऑफ व्यू में दिखाया जाता है ग्रीन फ्रूट का। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, मैं हूँ ग्रीन फ्रूट और मैं हॉल ऑफ पीपल से हूँ, मतलब ह्यूमन हॉल से। बिना हेजिटेशन के वो व्यक्ति ग्रीन फ्रूट के नाम को उस कागज पर लिखता है। वो बिना ऊपर देखे बोलता
बोलता है और तुम्हारी स्ट्रेंथ ग्रीन फ्रूट बताती है 5 स्टार दोदी के लेट स्टेज पे। ये शब्द लिंग जॉन के लिए सरप्राइज थे। तुरंत ही उसके चेहरे पे कंफ्यूज एक्सप्रेशन आ जाता है। वो कहती है लेट स्टेज 5 स्टार दोदी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा ऑरा इस स्ट्रेंथ को मैच नहीं करता। फाइनली उस बंदे का पेंट बस रुक गया था। वो अपनी स्लीव्स में से क्रिस्टल को बाहर निकालता है। वो ग्रीन फ्रूट से कहता है ठीक है, तुम अपनी दुखी को इसमें डालो। बिना हेजिटेशन के ग्रीन फ्रूट अपनी दुखी को उस क्रिस्टल के अंदर सप्लाई करने लगती है। अगले मोमेंट में वो क्रिस्टल ग्लो होने लगा था। जब क्रिस्टल से बाहर आने वाली रोशनी एक लेवल पे जाके रुक जाती है, ये सिग्निफाई करती है कि स्ट्रेंथ पहुंच चुकी लेट स्टेज 5 स्टार दो एम्पर पे। फाइनली ग्रीन फ्रूट की बाकी की जानकारियों को भी रजिस्टर करके अगला नंबर आता है म्यूफंग का। वो भी बताता है म्यूफंग हॉल ऑफ पीपल से और मैं भी हूँ लेट से 5 स्टार दोदी। म्यूफंग को देख के उस बंदे की आंखों में सरप्राइज फ्लैश हुआ था। वो कहते ही एक और 5 स्टार दोदी है। उसके सरप्राइज फील करने का रीजन ये होता है कि अब तक वो कई बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कर चुका होता है, लेकिन ह्यूमन हॉल में ऐसे एक्सेप्शनल डिसाइपल्स बहुत कम बार हुए हैं। वहीं पे आज एक ही टीम में दो लोग जो कि टीम के लीडर दिखाई नहीं देते, वो भी 5 स्टार दोदी की स्टैंड को रखते हैं। खैर वो तब भी अपनी एस्टोनिशमेंट को दबा के इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करता है। जब वो नेक्स्ट बोलता है तो म्यूइंग आगे आई थी। वो भी इंट्रोड्यूस करती है मैं हूँ म्यूइंग और मेरी स्टैंड अर्ली स्टेज 6 स्टार दो एम्पर लेवल पे है। अब तक वो बंदा जैसे जैसे अपने आप को काम रख रहा था, लेकिन इन शब्दों को सुन के उसका पेंट ब्रश ही नहीं बल्कि उसका चेहरा भी वहीं जम जाता है। खासकर जो एनर्जी म्यूइंग से रेडिएट हो रही होती है उसे सेंस करके उसके चेहरे पे शॉक अपीयर हुआ था। वो कहते ये लाइफ की पावर ये 8 रैंक की है, क्योंकि गलती से उसने अपनी वॉइस को कंट्रोल नहीं किया था। ये शब्द बाकियों के कानों में भी जाते हैं। पीछे खड़ी लिंग जॉन डिसबिलीफ से भरी आवाज में कहती क्या एक 8 रैंक की वाइटैलिटी। बेसिकली 8 रैंक की वाइटैलिटी का मतलब है कि जिस स्टिमुलेशन का म्यूइंग ने सामना किया था उसने म्यूइंग को 8 लेवल की लाइफ फोर्स दी है। ये फैक्ट लिंग जॉन के लिए शॉक का कारण था। अब वो म्यूइंग के लिए एडमिरेशन फील करने लगती है। आखिरकार भले उसके फादर की पोजीशन कितनी भी हाई हो, तब भी उनकी लाइफ फोर्स बस 7th रैंक की है। जब उसे एहसास होता है कि उसने अचानक से अपने चेहरे पे कैसे एक्सप्रेशन दिखाए है, वो फटाक से अपने आप को कंपोज करती है। वहीं पे उस रजिस्टर करने वाली व्यक्ति ने भी अपने आप को शांत कर लिया था। ऑफ कोर्स उसकी हार्ट बीट्स अभी तेज होती हैं। वो मन ही मन में कहता है ये हॉल ऑफ पीपल की टीम ये सच में पावरफुल है, मुझे इसे तुरंत ही रिपोर्ट करना होगा। जब तो ये सोच रहा था लिंग जॉन सामने आ चुकी होती है। वो बताती है हॉल ऑफ पीपल से मैं हूँ लिंग जॉन और मैं 6 स्टार दोदी के मिड स्टेज पे हूँ। लिंग जॉन को देखे वो बंदा तुरंत ही उसे पहचान जाता है। आफ्टर ऑल अर्थ हॉल के पैलेस मास्टर की बेटी को कौन नहीं जानता। वो बिना हेजिटेशन की उसकी डिटेल्स को रजिस्टर करता है। फाइनली बारी आई थी जियान की। वो एक कैजुअल टोन में बोलता है हॉल ऑफ पीपल से जियान और मैं लेट स्टेज 6 स्टार दो एम्परर हूँ। इस बार लिंग जॉन का रिएक्शन इमीडिएट था। लगता है इन शब्दों ने उसे भौचक्का कर दिया होता है। वो कहती 6 स्टार दो एम्पर का लेट स्टेज समखना। वो जियान के शब्दों में भरोसा नहीं कर पाती। आखिरकार कुछ ही सालों पहले जियान की स्टैंड बस 4 स्टार दोदी लेवल पे थी। वहीं पे अब वो लिंग जॉन को पूरी तरह से पीछे छोड़ चुका है। ये सुन के वो मिडिल एज मैन भी हेजिटेट करता है। उसे भी जियान के शब्दों में भरोसा करना मुश्किल हो रहा था। ऑफ कोर्स जियान भी इसे समझ पाता है, इसलिए बिना परमिशन मांगे वो तुरंत ही आगे बढ़ के उस क्रिस्टल पे अपने हाथ को रखता है। जैसे ही जियान की पावर उस क्रिस्टल के अंदर गई थी, इस हॉल के अंदर एक बूम की आवाज गूंजी थी। वो क्रिस्टल तुरंत ही फट गया होता है। जियान के स्टैंड की वजह से वो बंदा एकदम ट्रेम्बल हो गया था। वो खुद से बोलता है इस लड़की की स्टैंड के ऊपर डाउट नहीं किया जा सकता, मुझे इस अनोमली को तुरंत ही रिपोर्ट करना होगा। और अब क्योंकि जियान की स्टैंड कंफर्म हो चुकी होती है, लिंग जॉन के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि बात ऐसी होती है कि 6 स्टार दोदी से ऊपर की स्टैंड के बाद भी वो जियान की बॉडी में किसी भी लाइफ फोर्स को सेंस नहीं कर पाती और ऐसे केस के बारे में अब तक उसने कभी सुना नहीं होता। ये सारे लॉजिक को डिफाई करता था। वो मनी मन में कहती लगता है जियान के पास कई गहरे सीक्रेट्स मौजूद हैं। पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है उस बंदे का जो कि सभी का रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है। अब तक उसने जैसे तैसे करके अपने अंदर के शौक को सप्रेस कर लिया था। वो कहता है ठीक है तुम पांचों की इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली गई है। अगला स्टेप है डिफिकल्टी लेवल को चूज करना, क्योंकि उसी के हिसाब से तुम्हारा मिशन डिसाइड होगा। म्यूफंग कहता है मिशन लेवल। वो बंदा बताता है हाँ हम यहाँ पे बस तुम्हारी स्ट्रेंथ को रजिस्टर करते हैं और तुम्हारी दुखी के थोड़े से ट्रेस को अपने पास रखते हैं, जिससे तुम सभी डिसेबल्स की लाइफ और डेथ के बारे में पता लगाया जा सके। अगर सच में कोई डेंजरस होता है तो फिर बर्निंग एसेंस पवेलियन के एक्सपर्ट्स तुम्हें बचाने के लिए आएंगे। वो बताता है कि जहाँ तक बात रही मिशन लेवल्स की, तो ऑफकोर्स टीम कंपटीशन वो 3 हिस्सों में बांटे गए हैं। ये होते हैं सायन सिंपल लेवल, येलो डिफिकल्ट लेवल और रेड नाइटमेयर लेवल। म्यूफंग पूछता है इन लेवल्स के बीच में अंतर क्या है। वो मिडिल एज मैन बताता है वो सायन लेवल के मिशंस काफी ज्यादा इजी होते हैं, इस वजह से इनके बदले मिलने वाले इनाम भी बहुत ज्यादा कीमती नहीं होते। वहीं पे येलो डिफिकल्ट लेवल, इसमें सिग्निफिकेंट टीम वर्क की जरूरत होती है। ये टास्क हार्ड होते हैं और
रिवॉर्ड्स भी काफी अच्छे होते हैं और यही कारण जिसकी वजह से ज्यादातर टीम इसे चूज करती है। मीफंग सोचता है अगर येलो लेवल कोई डिफिकल्ट कहा गया है तो फिर नाइटमेयर लेवल कितना खतरनाक होगा, और लगता है उस बंदे ने सेंस कर लिया था कि मीफंग क्या सोच रहा है। वो बताता है कि रेड नाइटमेयर लेवल के टास्क इन्हें कंप्लीट करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। यह व्यक्ति क्या बोल रहा था, मीफंग को भरोसा नहीं होता। वो कहता है इम्पॉसिबल टास्क, तो फिर इन्हें इस टीम कंपटीशन में शामिल क्यों किया गया है। इसके रिप्लाई में बंदा बोलता है हमारे बर्निंग इंसेंस पवेलियन का मोटो मिरेकल्स को क्रिएट करना है, इस वजह से हम सबसे डिफिकल्ट टास्क को ऑफर करते हैं। लेकिन तभी मैं बताना चाहूंगा कि रेड नाइटमेयर लेवल के टास्क तुम्हें एक एडवांटेज भी देते हैं। इन मिशंस में तुम जो भी हासिल करोगे वो सब तुम अपने पास रख पाओगे। वहीं पे बाकी के लेवल्स की बात करी जाए तो जो भी चीजें तुम इन दोनों मिशंस के दौरान हासिल करोगे उन्हें सेक्ट वापस ले लेगा। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई थी और फायदे भी उतने ही ज्यादा औसम थे। मीफंग अपने टीममेट से बोलते हैं हमें क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स जियान किसी से पीछे रहने के लिए कब तैयार होता है। वो कहते हैं हम चुनने वाले हैं रेड नाइटमेयर लेवल को। ये सुन के कुछ लोग एक्सप्रेशन चेंज हुए थे, वहीं पे ज्यादातर लोग एकदम शांत रहते हैं। जियान एक्सप्लेन करता है क्योंकि एल्डर्स ने इन मिशंस को रखा है तो ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल नहीं होने चाहिए, वो बस इनक्रेडिबली चैलेंजिंग है और इसमें काफी हाई लेवल के रिस्क शामिल हैं। लेकिन हमें भी ये भूलना नहीं चाहिए कि डेजर्ट माउंटेन रेंज से बाहर आने के बाद हमारी स्ट्रेंथ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और अगर हम इस पावर को अच्छे से कंट्रोल करना नहीं सीखते हैं तो ये हमारी आगे की कल्टीवेशन में परेशानी बनेगी। ऑफ कोर्स बाकी टीम मेंबर्स जियान की बात से एग्री करते थे। जियान मुड़ता है लिंगजुआन की तरफ, वो पूछते हैं तुम्हारा इसके बारे में क्या सोचना है। लिंगजुआन अभी भी जियान की स्ट्रेंथ की वजह से एकदम हिली हुई थी। उसे भरोसा नहीं होता कि ह्यूमन पैलेस की इस टीम में जियान जैसा लेट से 6 स्टार 2 एम्परर और म्यूइंग जैसी 8 रैंक की पावर हाउस भी शामिल है। वो जियान से कहती है ठीक है मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। लगता है इसका ही वो वेट कर रहा था। वो स्माइल के साथ उस व्यक्ति की तरफ मुड़ता है। वो कहता है ठीक है हम डिसाइड कर चुके हैं, हम चूज करने वाले रेड नाइटमेयर लेवल को। जियान की टोली के इस चुनाव को सुन के उस बंदे के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आती है। वो कहता है रेड नाइटमेयर लेवल, हाँ लगता है तुम सभी के अंदर बिल्कुल साहस की कमी नहीं है। वो पूछता है क्योंकि तुम डिसाइड कर चुके हो तो फिर इस टीम का कैप्टन कौन रहने वाला है। इसका जवाब साथ में आया था, सब साथ में बोलते हैं जियान। वो बंदा नोट करके एक लाल रंग के स्क्रोल को जियान को देता है। इस स्क्रोल की सतह में से एक मिस्टीरियस ऑरा रेडिएट हो रहा था। इस स्क्रोल के साथ होता है एक वुडन टोकन जिसका काम क्या था अभी तक साफ नहीं हुआ होता। वो व्यक्ति कहता है ये तुम्हारा मिशन है लेकिन तुम्हें इसे कॉन्फिडेंशियल यानी कि सीक्रेट रखना होगा। रेड नाइटमेयर लेवल के मिशन की जानकारियों को फैलाना ये तुम्हें बड़ी परेशानी में डाल देगा। जियान काफी केयरफुली इस टोकन और स्क्रोल को रखता है। ऐसा करने के बाद वो और उसका ग्रुप वापस से 5 बेम्बू हाउस में चले गए थे। सीन बेम्बू हाउस की कोर्टयार्ड का दिखाया जाता है जहाँ पे जियान की पूरी टोली इकट्ठी हो रखी थी। ये सभी टेबल के चारों तरफ कुर्सियों में बैठे होते हैं। मीफंग कहता है आखिर किस तरीके का मिशन है जिसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करी जा सकती। बाकी के लोग भी कहते हैं ठीक है स्क्रोल को ओपन करो, हम भी इसे देखना चाहते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि जियान की टीम के अलावा यहाँ पे और कोई नहीं था वो सभी की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज नहीं करता है। तुरंत ही उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जाती है स्क्रोल के अंदर। एक लो मफल्ड बूम की आवाज के साथ वो स्क्रोल ट्रेम्बल हुआ था लेकिन अभी वो खुलता नहीं है। म्यूइंग कहती है थोड़ा सा और एफर्ट लगाओ। जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और भी इंटेंस हो जाती है। कुछ ही सेकंड्स के बाद वो स्क्रोल फाइनली खुलने लगता है। इसके अंदर से बाहर आया था टेरिफाइंग ऑरा जो कि एक पल के लिए पूरे ग्रुप को एकदम दबा के रख देता है। लेकिन काफी 3 वर्ड्स अपीयर होते हैं। ये शब्द होते नाइटमेयर लेवल टास्क और इनके बाद होते 5 कैरेक्टर्स। स्क्रोल में लिखा होता है जाओ लूलिंग माउंटेन में और वहाँ के 5 एलिमेंट बीस्ट को हराओ। भले औरों को इस चीज की कुछ खास जानकारी ना हो लेकिन ये लिखे हुए शब्द लिंगजुआन के दिल में एकदम हथौड़े की तरह स्मैश हुए थे। उसका दिल कांप जाता है। जब वो लिंगजुआन के चेहरे के पिल एक्सप्रेशन को देखते हैं जियान पूछता है क्या हुआ। अभी लिंगजुआन की आवाज काफी कमजोरी से भरी होती है। वो कहती है क्या तुम 5 एलिमेंट्स बीस्ट के बारे में जानते हो। इसके जवाब में सभी लोग अपने सिर को हिलाते हैं। लिंगजुआन एक गहरी सांस लेने के बाद बताती है एक 5 एलिमेंट बीस्ट वो टेरिफाइंग क्रीचर होता है जो कि 5 एलिमेंट्स की स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करता है। क्योंकि हम सभी किसी न किसी एट्रीब्यूट को रखते हैं इस वजह से जब हम इस बीस्ट का सामना करेंगे तो वो दूसरे एट्रीब्यूट का यूज करके हमें बड़ी आसानी से काउंटर कर पाएगा। इस वजह से तुम्हारे अटैक्स उसे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो 5 एलिमेंट बीस्ट लगभग इनविंसिबल होता है। अब तक हम उसे हराने की कोई तकनीक ढूंढ नहीं पाए हैं। लिंगजुआन की बात को सुन के ग्रुप का मोरल एकदम डाउन हो गया था। ऑफ कोर्स इसमें एक्सेप्शन होता है जियान का। वो जस्ट गहरी सोच में गया ही होता है तभी शेन्यान की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। शेन्यान कहते हैं 5 एलिमेंट बीस्ट की बॉडी एक ट्रेजर ट्रोव है, मतलब सोने की खदान। अगर तुम सक्सेसफुल होते हो तो उस बीस्ट की बॉडी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगी क्योंकि कहा जा सकता है कि 5 एलिमेंट बीस्ट की बॉडी एकदम परफेक्शन लेवल पे होती है। जियान कहते हैं अगर ऐसी बात है तो लगता है मैं इसका यूज करके अपने एंसेस्टर को और भी आसानी से
रिजरेक्ट कर सकता हूँ। ये बात जियान ने मन में ही नहीं कही होती, बल्कि ये सभी को सुनाई देती। मीफोंग पूछता है तुम्हारी एंसेस्टर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि बीस्ट तुम्हारी हेल्प कर पाएगा? जियान कहता है हाँ, मेरे एंसेस्टर शाओजुआन ने हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 हेवली फ्लेम्स को सेल्फ डेटोनेट करके खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। मैं उन्हें दोबारा रिवाइव तो करना चाहता हूँ, लेकिन नॉर्मल बॉडी उनकी स्ट्रेंथ को संभाल नहीं पाएगी। लेकिन मुझे लगता है 5 एलिमेंट बीस्ट जिसका फिजिक परफेक्शन के बहुत करीब होता है, वो उनके रिजरेक्शन में एक अहम रोल अदा करेगा। जियान की आंखें अभी डिटर्मिनेशन से भर गई होती है। उसने एक बार अपने एंसेस्टर को रिवाइव करने का प्रॉमिस किया था, और अब क्योंकि ये मौका उसके हाथ में है, वो उसे जाने नहीं दे सकता। तभी लिंगजुआन पूछती है, लेकिन ये बीस्ट जो कि हर तरीके के एलिमेंट्स को ऑब्जॉर्व करता है, हम आखिर से हराएंगे कैसे? जवाब में जियान के चेहरे पे कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई थी। वो कहता है, क्या तुम भूल गई हो कि मैं एक एल्केमिस्ट हूँ? चाहे आग कितनी भी खतरनाक हो, लेकिन ये वुड को नरिश करती है, और एक फार्मिस्ट होने की वजह से मैं ऐसी पिल्स को तैयार कर सकता हूँ जो कुछ समय के लिए हमारी एलिमेंटल एफिनिटीज को बढ़ा देगा, और इससे हमारी टीम के बीच में एक बैलेंस बनेगा। मुझे लगता है तब उस बीस को हराने के हमारे चांसेस कम नहीं होंगे। जियान की बात को सुन के लगता है सभी के दिल में एक बार फिर से उम्मीद की किरण जाग गई हो। वो कहता है, भले उस 5 एलिमेंट बीस को एक व्यक्ति हरा ना सके, लेकिन हम अकेले नहीं है। मुझे लगता है अगर हम साथ में काम करते तो हमारे पास चांस है। ये सुन के ग्रुप कुछ समय के लिए साइलेंस में चला जाता है। फिर लिंगजुआन नोट करके बोलती है, ठीक है, मैं तुम पे भरोसा करूंगी। ऑफ कोर्स बचे हुए टीम मेंबर्स भी नोट करते हैं। जियान कहते तो ठीक है, लोलिंग माउंटेन में जाने से पहले हमें अच्छे से तैयारियां करनी होंगी। मुझे लगता है ये अब तक की हमारी सबसे कठिन चुनौती होगी, क्योंकि डिसीजन ले लिया गया था। जियान कहता है, ठीक है, आज रात हम आराम करेंगे और कल हम इस मिशन की शुरुआत करेंगे। ये कह के वो भी कुर्सी से उठ जाता है, लेकिन बस उसकी आंखों में कोई एक कंफ्यूजन से भरी लाइट को नोटिस नहीं कर पाता। जियान मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये शब्द बस स्क्रोल के तीसरे हिस्से में मौजूद है, बाकी का हिस्सा खाली है। क्या इसका मतलब ये है कि इस मिशन में 5 एलिमेंट बीस्ट के अलावा और कुछ भी शामिल है? हाल फिलहाल जियान इसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं है। वहीं पे भी लिंगजुआन भी सीरियस मोड में होती है। भले ही उसे पता ना हो कि 5 एलिमेंट बीस्ट कितना टेरिफाइंग होता है, लेकिन उसके फादर ने बताया था कि उसकी स्ट्रेंथ कम से कम 7 स्टार दोदी से कंपेयर करी जा सकती है। ये स्टेटमेंट बीस्ट की स्ट्रेंथ के बारे में बताने के लिए काफी था। वो अपनी जगह पे लौटने से पहले बोलती है, ठीक है, मैं पहले वापस जाती हूँ, कल हम इसी जगह पे वापस इकट्ठे हो रहे होंगे। हमें ट्रायल की जगह पे डेप्यूटी हेड मास्टर्स लेके जाएंगे। फिर एक ही फ्लैश में उसका फिगर गायब हो गया था। शैडोज में से लिटरली अपनी वॉइस से कोड के बाहर आता है। वो जियान से बोलता है, बिग ब्रदर, मुझे इस बार का मिशन बिल्कुल सिंपल नहीं लगता। ऑफ कोर्स इस चीज को जियान भी समझ पा रहा था, लेकिन तब भी उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है। कड़वाड़ से भरे चेहरे को लेके लिटरली से बोलता है, चलो हम वापस आराम करने के लिए चलते हैं, कल का दिन बड़ा होने वाला है। सीन शिफ्ट हुआ था, हमें दिखाया जाता है बर्निंग एसेंस पवेलियन का वो एरिया जहाँ पे टीम कंपटीशन में अपनी टीम को रजिस्टर करने के लिए एक बहुत बड़ी लाइन लगी होती है। समय चाहे कितना भी लग रहा हो, लेकिन डिसाइपल्स के चेहरों पे एक्साइटमेंट की कमी नहीं होती। दूसरी तरफ फैंक्शन पवेलियन की सेक्ट मीटिंग हॉल में एक हाई लेवल की एल्डर्स कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। यहाँ पे सेक्ट के ज्यादातर एल्डर्स और लीडर्स इकट्ठे हो रखे होते हैं। इस हॉल के बीचों बीच में होते हैं चिंगलाओ, जो कि हेवली पैलेस के डेप्यूटी हेड थे। इनके बगल में थे शांगजुआन, जो होते हैं अर्थ हॉल के डेप्यूटी हेड, और ह्यूमन हॉल के डेप्यूटी हेड म्यू जुजी। इनके पीछे कुछ एलीट एल्डर्स खड़े हुए होते हैं। बेसिकली हॉल पूरा भरा हुआ था। ये शांति तब तक बनी रहती है जब तक चिल्लाओ इसे नहीं तोड़ते। वो सबसे पूछते हैं, आप सभी इस बार के होने वाले असाइन मिशंस के बारे में कितने कॉन्फिडेंट हो? अर्थ हॉल के डेप्यूटी हेड, जिनका चेहरा एकदम पेल सा होता है, वो बताते हैं, चिंगलाओ, इस बार कंपटीशन जिस लोकेशन पे होने वाला है वो जगह है लोलिंग माउंटेन। इस रैली को पवेलियन मास्टर ने एक्सीडेंटली पाया था। ये लोलिंग माउंटेन अलग अलग खतरों से भरा हुआ है। इन डिसाइपल्स की तो बात ही छोड़ो, हमारे जैसे एक्सपर्ट्स भी उस जगह पे किसी बात की गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन चिंता मत करो, जब तक हम वहाँ प्रेजेंट होंगे हम सभी डिसाइपल्स की सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। आगे एक और एल्डर बोलता है, भले लोलिंग माउंटेन कितने भी खतरों से भरा हो, लेकिन वो एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग ग्राउंड है। इस बार की टीम कंपटीशन में वैसे भी बहुत ज्यादा बदलाव हुए हैं। ट्रायल के पहले फेज में डिसाइपल्स को अपनी स्ट्रेंथ को साबित करना होगा, और दूसरे पार्ट में उन्हें अपनी स्ट्रेंथ को और भी अच्छे से कंट्रोल करना सीखना होगा, जिससे उन्हें और आगे बढ़ने का मौका मिले। इस एल्डर की बात से बाकी के लोग भी एग्री करते हैं। हॉल में हंसने की आवाजें गूंजने लगती है। चिंगलाओ साइड में म्यूजिक से बोलते हैं, म्यूजी, तुम डिसाइपल्स को ट्रायल साइड में लेके जाओगे, यार रखना सब कुछ ध्यान से हो। म्यूजी बिना हेजिटेशन के बोलते हैं, मैं समझ गया। चिंगलाओ आगे बोलते हैं, ये भी याद रखना, इस कंपटीशन में जो डिसाइपल्स अपने आप को प्रूव करेंगे उन्हें ही बर्निंग एसेंस पवेलियन के आने वाले सेक्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। इस वजह से हमें भी तैयारियों की कमी नहीं रखनी है। कुछ और इंस्ट्रक्शंस के बाद चिंगलाओ इस मीटिंग को खत्म कर देते हैं। सभी एल्डर्स प्रिपरेशंस में लग गए थे। आज की रात फैंक्शन पवेलियन में ऐसी शांति होती है जो कि सेक्ट के अंदर मौजूद सभी लोगों को आने वाले तूफान का अंदेशा
दिशा दे रही थी। नजारा दिखाया गया था इस जगह से काफी दूर का। ये एक वीरान सी जगह होती है। इस एरी डोमेन में अनगिनत कब्रें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है इस कब्रिस्तान का कोई अंत न हो। चारों तरफ एटमॉस्फेयर में हैवी डेथली ऑरा फैला हुआ था। वहीं पे इस कब्रिस्तान की सबसे ऊंची जगह पे बैठा होता है एक फटे कपड़ों में फिगर। इसके पीछे हवा में एक बड़ी सी शैडो इल्यूजरी प्रेजेंस होती है जो कि देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। ऐसा लगता है ये प्योर इविलनेस से बनी हो। शांति कुछ और मिनट्स तक बनी रही थी। फाइनली उस फिगर की आंखें ऊपर की तरफ जाती हैं। वो अपनी डिटैच्ड आवाज में कहता है बोलो। ऐसा लगता है उसके शब्दों ने इस पूरे कब्रिस्तान को जगा के रख दिया हो। हवा में सो उसकी चीखने की आवाजें गूंजने लगती हैं। हमारा ध्यान जाता है एक काले कौवे पे जिसके पंख एकदम पहने पहने थे। ये तुरंत ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक फिगर में जिसने ब्लैक कोट पहन के रखा था। वो तुरंत ही घुटने टेक के बोलते हैं लॉर्ड गोइशन। जुआन सेंडियन पिछले काफी समय से अशांत है। जुआलिंग रॉयल फैमिली लगातार मेडुसा क्लैन को सप्रेस कर रही है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मेडुसा क्लैन के अंदर एक दो इमोर्टल पावर हाउस का जन्म हुआ है जिससे रॉयल फैमिली को भी न चाहते हुए अपने कदमों को पीछे लेना पड़ा है। वो फिगर जो एकदम डिटैच लग रहा होता है, ऐसा लगता है इसे किसी चीज में इंटरेस्ट ना हो। वो इस फिगर की खबर को सुन के एकदम चौंक जाता है। वो डिसबिलीफ से भरी आवाज में कहता है मेडुसा क्लैन एक दो इमोर्टल। बहुत समय से पूरे मेडुसा क्लैन के ऊपर एक श्राप सा छाया हुआ है। इनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी। इस वजह से फिगर समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसे क्लैन में से दो इमोर्टल कैसे राइज हो सकता है। वो फिगर कहता है आगे बोलो। वो डार्क क्लो बोलना तो चाहता था लेकिन उसके चेहरे पे हेजिटेशन फ्लैश होती है। लेकिन सामने के फिगर की अथॉरिटी को देख के वो डार्क क्लो बोलता है सोलोमन सेक्ट भी मूव कर रहा है। ऐसा लगता है कुछ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हो। वो फिगर जैसे लॉर्ड गोइशान बोला गया था उसके चेहरे पे एक सिनिस्टर स्माइल आ जाती है। अपने राइट हैंड में मिट्टी को सहलाते हुए बोलता है सोलोमन सेक्ट सच में अपनी सीमाओं को जानता नहीं है। भले ही हमने उन्हें जुआन सेंडियन के एक हिस्से को रूल करने की परमिशन दी हो, लेकिन लगता है वो कुछ ऐसा जान चुके हैं जो इन्हें जानना नहीं चाहिए था। ठीक है, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। इन्हें सोल पैलेस हैंडल करेगा। वो डार्क क्रो बोलता है एक और चीज, बर्निंग इंसेंस पवेलियन का टीम कंपटीशन शुरू हो चुका है और इसकी ट्रायल साइट है लोलिंग माउंटेन। अचानक से पफ की आवाज के साथ चारों तरफ एक डार्क मिस्ट फैलती है। उस क्वेश्चन की आंखें एकदम सिनिस्टर हो गई थी। ऐसा लगता है ये पूरा कब्रिस्तान ही गुस्से में आ गया हो। वो कहता है बर्निंग इंसेंस पवेलियन, मैं तुमसे उस हिसाब को लेके रहूंगा जो बहुत समय से बाकी है। अब तक उस क्वेश्चन की आवाज एकदम जहरीली हो चुकी होती है। वो तुरंत ही ऑर्डर्स देते हुए बोलता है ठीक है, हमारी फोर्सेस को जुआन सेंटियन भेजो, उन्हें भेजो सीधा लोलिंग माउंटेन में। हम बर्निंग इंसेंस पवेलियन के साइड डिसाइपल्स को तबाह कर देंगे, स्पेशली वो ह्यूमन जिसका नाम जियान है। उसके पास जो ट्विन गोस्ट एम्पर का हार्ट है उसे हमें हर कीमत से वापस लेना होगा। अचानक से इस लॉर्ड गोइशान के ऑर्डर्स को सुन के वो डार्क क्रो हेजिटेट करता है। वो उस गोइशान को ब्लड रोज की चेतावनी के बारे में बताता है कि उन्हें जल्दबाजी से बचना होगा, लेकिन लगता है ब्लड रोज के बारे में सुन के वो गोइशान एकदम आग बबूला हो गया था। वो कहता है ठीक है, बहुत हो गया, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। उसकी उंगली के एक इशारे से वो डार्क क्रो किसी तोप के गोले की तरह पीछे चला गया था। हम एक ही स्टैंड में उसके फिगर को गायब होते हुए देखते हैं। इन कब्रों के बीच में अकेला रह गया वो गोइशान बस आसमान की तरफ देख के हंसता रह जाता है। वो कहता है बर्निंग इंसेंस पवेलियन, तुम्हारा अंत बहुत करीब आ चुका है। अब भाई से कौन बताए कि जिस जियान को वो फ्लावर समझ रहा है वो एक्चुअली में फायर है, जो कि न जाने इस जैसे कितने लोगों को जला चुकी है। एंड में जाके इस लॉर्ड गोइशान की कैसी हालत होने वाली है ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस एपिसोड के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई है कि आर्क सच में इंटेंसिटी से भरा होगा। अगर आप भी इसके बारे में एक्साइटेड हो तो कमेंट्स में लिख के बताओ। वहीं पे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब के बटन को दबा के बेल आइकन को भी ऑन कर लो, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं होता है तो आप हेल गार्डन की प्राइम कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हो। ये जॉइन का बटन सब्सक्राइब के साइड में मिल जाएगा। हमारे सारे मेंबर्स को अगले दिन का एपिसोड शाम को ही देखने को मिल जाता है। वहीं पे इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर वाले मेंबर्स वो हमेशा 2 एपिसोड्स आगे देख पाते हैं। सो फटाफट से मेंबरशिप को चेकआउट करो। हमारा मिलना होगा नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।